नमस्कार प्यारे बच्चों। द द प्रकाश पुंज स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हुए हैं क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 2, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। ठीक है। तो इसके पहले वाले चैप्टर, प्रथम चैप्टर को हम पूरी तरह से पढ़ लिए हैं, जिसका नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसका हम ऑब्जेक्टिव भी बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक। तो आज बिना देरी किए हुए चैप्टर 2 को हम स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो है जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है। तो इसके जो भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है? मैक्स मूलर। ठीक है। इसके लेखक कौन है? मैक्स मूलर इसके क्या है? लेखक है। ठीक। तो सबसे पहले का इनके जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं कि मैक्स मूलर का जन्म जो हुआ है, जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है। इनका पारिवारिक स्थिति कैसी थी, मतलब इनके शिक्षा में किस किस प्रकार की बाधाएं आई, उसको हम लोग पूरी तरह से इसमें जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले का है इनका जन्म। बोल रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म जो हुआ था, यानी इनका विश्वविख्याति विद्वान फायराडे मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी के डेसडाउन नामक शहर में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसडाउन नामक शहर में इनका क्या जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी का क्या इनका जन्म हुआ था। तो ये वाली बात जो है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो इम्पोर्टेंट बात। पहले का इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के डेसडाउन में इनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसडाउन नगर में। और कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो ये बात जो है, ये बात आपको याद रखना है। ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। मान लीजिए पूछ देगा कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था और किस शहर में हुआ था, ये पूछ देता है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलेगा इनका पारिवारिक स्थिति। ठीक है। तो बोल रहा है कि जब मैक्स मूलर मात्र 4 वर्ष के हुए तब उनके पिता विल्हेल्म मूलर का निधन हो गया। यानी बता रहे हैं कि जब मैक्स मूलर मात्र 4 वर्ष के थे, तो 4 वर्ष की उम्र में इनके क्या हो गया? पिता का मृत्यु हो गया। इनके पिता यानी मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मूलर। ठीक है। जब पिता के अवसान के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। यानी जब इनके पिताजी का अवसान, यानी इनके पिताजी का जब मृत्यु हो गया, तो इनके पिताजी के मृत्यु होने के बाद क्या हुआ? इनका दिन दय थी, जो आर्थिक दयनीय थी, आर्थिक स्थिति बहुत ही क्या हो चुकी थी? दयनीय हो चुकी थी। ठीक है। अगला है कि इनका जानते हैं कि बाधा रहित शिक्षा। ठीक है। बोल रहे हैं कि विपरीत और कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा में कोई बाधा नहीं आई। ठीक है। यानी मतलब इतना चीज होने के बावजूद भी ये जो है अपने शिक्षा में किसी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं आने दिया। यानी अपना शिक्षा जो है क्या रखा? जारी रखा। ठीक है। निरंतर यानी अध्ययनतर करते रहे। ठीक है। यानी अपने शिक्षा में किसी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं आने दिया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि दूसरा इसमें क्या है? भाषा ज्ञान एवं अनुवाद कार्य। ठीक है। बहुभाषाई मैक्स मूलर बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। ठीक है। यानी कहा जाता है कि जब मैक्स मूलर बचपन थे तो बचपन में इन्हें संगीत के अतिरिक्त यानी संगीत के अलावा ये जो थे कथी में? संगीत के अलावा ये कौन भाषा में? ग्रीक भाषा में और लैटिन भाषा में निपुण थे। यानी इन दो भाषाओं को ये क्या पूरी तरह से यानी अच्छी तरीक़ा से इन्हें जानते थे। ठीक है। तथा लैटिन कविताओं में कविता भी ये लिखने लगे और बचपन से ये लैटिन भाषाओं में कविता भी लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है। आगे संस्कृत अध्ययन। यानी इन्होंने संस्कृत का अध्ययन कब से शुरू किया? तो बता देंगे 18 वर्ष की अल्पवायु में उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का गहन अध्ययन आरंभ कर दिया। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि मैक्स मूलर ने अपना संस्कृत का अध्ययन कितने वर्षों के उम्र में स्टार्ट कर दिया। देखिए हम जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर जो है जो प्रश्न बनेगा हम आपको उस प्रश्न को बताएंगे भी
और आपको एक हम जो जब पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा तो उसका हम ऑब्जेक्टिव करके भी बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम प्रश्न बनाएंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि मैक्स मूलर जो है कितने वर्ष की उम्र में संस्कृत का अध्ययन करने लगे, तो 18 वर्ष की उम्र में संस्कृत करने का अध्ययन, और कौन सा विश्वविद्यालय से, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से का संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इनका जो है प्रमुख अनुवाद क्या क्या है जर्मनी भाषा में, वो भी इनका प्रमुख अनुवाद, जैसे प्रमुख नीति ग्रंथ हितोपदेशक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। इसका अनुवाद किया था किसको, हितोपदेशक। उसके बाद कंठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में भी क्या किया था, इसको भी अनुवाद किया था। उसके बाद महाकवि कालिदास रचयिता मेघदूत का जर्मन भाषा में इसको क्या किया था, इसको भी अनुवाद किया हुआ था, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम और भी अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। जो अगला चैप्टर होगा सोचेंगे कि आपको इससे भी आसान भाषा में हम समझाएं, ठीक है। तो आप जब तक कमेंट नहीं कीजिए, यानी आप जो है किसी प्रकार के जब तक रिस्पॉन्स नहीं दीजिएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है इनका वैदिक दर्शन के प्रति दृष्टिकोण एवं सम्मान, ठीक है। बोला कि वैदिक तत्व के अग्रणी मैक्स मुलर उन चुने हुए पश्चात विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्हें वैदिक तत्व ज्ञान को मानव का सभ्यता का मूल स्रोत स्वीकार किया है। उसके बाद बोला कि वेदांतियों का भी वेदांती भारत के महान आध्यात्मिक संत स्वामी विवेकानंद ने मैक्समुलर के अगाध ज्ञान और निष्ठा के से प्रभावित होकर उन्हें क्या कह दिया, वेदांतियों के वेदांती कह दिया, ठीक है। तो ये वेदांतियों के वेदांती किसने कहा था, ध्यान रखने वाली बात है कि वेदांतियों के वेदांती, इन्हें मैक्समुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो याद रखना है स्वामी विवेकानंद ने इन्हें क्या किया था, वेदांतियों का वेदांती इन्हें कहा था। उसके बाद साम्राज्य विक्टोरिया द्वारा आमंत्रण, यानी इन्हें आमंत्रण भी किया था। बोले कि उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर ब्रिटिश के साम्राज्यनी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने असम्बर प्रसाद में ऋग्वेद, संस्कृत तथा यूरोपीय भाषा के तुलना जैसे गंभीर विषयों पर व्याख्या करने के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है। यानी ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो रानी विक्टोरिया थी, रानी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में किनको, मैक्समुलर को 1868 ईस्वी में अपने विसम्बर में बुलाया, और काहे के लिए, ऋग्वेद और संस्कृत तथा यूरोपीय भाषाओं को तुलना के लिए, कि मतलब हमारी इन सभी भाषाओं में कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसको मतलब व्याख्यान करने के लिए का उन्हें यानी मैक्समुलर को आमंत्रण किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि मैक्समुलर को किनके द्वारा आमंत्रण किया गया, तो रानी विक्टोरिया के द्वारा आमंत्रण किया गया। और कब आमंत्रण किया गया, तो 1868 ईस्वी में इन्हें क्या किया गया, आमंत्रण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है हम लोग का कि आगे इसमें दिया हुआ है कि स्वाधीनता, भारत भक्ति एवं अवसान, ठीक है। उपाधि का परित्याग, ठीक है। यानी यहाँ पर नेक्स्ट है उपाधि का परित्याग। बोल रहा है कि मैक्समुलर के व्याख्यान से प्रभावित होकर रानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइट की उपाधि दी, ठीक है। यानी उनसे प्रभावित हुए, मैक्समुलर से ये प्रभावित हुई। ध्यान रखिएगा कि मैक्समुलर से कौन प्रभावित हुआ था, तो मैक्समुलर से रानी विक्टोरिया ने प्रभावित हुआ, और रानी विक्टोरिया ने प्रभावित होकर इन्हें किस चीज़ की उपाधि दी थी, तो नाइट की उपाधि दी थी, ठीक है। प्रतिष्ठित उपाधि इन्हें प्रदान किया गया। ध्यान रखने वाली बात है ये कि मैक्समुलर को नाइट की उपाधि किसने दिया था, ठीक है। तो रानी विक्टोरिया ने मैक्समुलर को नाइट की उपाधि दी थी, या फिर ऐसे प्रश्न हो सकता है कि रानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दी थी, तो मैक्समुलर को जो था, मैक्समुलर को नाइट की उपाधि उन्होंने दिया था, ठीक है। आगे है अगाध आस्था। बोले कि वे सच्चे अर्थों में भारत भक्त, संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अटूट अगाध आस्था रखने वाले मनीषी थे। यानी उन्हें जो था, इन्हें सबसे ज़्यादा अगर प्रेम था तो वो भारत से था, ठीक है। और वो संस्कृत और वेद के अगाध आस्था वे का रखते थे। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों के चिंतन राशियों को यथार्थ रूप में विश्व के सामने प्रकट किया, ठीक है। यानी जो हमारे भारतवासी के जो पूर्वज थे, वो पूर्वजों का जितने भी चिंतन राशि थी उसको क्या हमारे विश्व के सामने उन्हें
प्रकट किया। इनका निधन बता रहे कि इस मानववादी को प्रेम प्रेमी द्वारा भारत प्रेमी विद्वान का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो ध्यान रखने वाली बात है कि मैक्स मुलर का निधन कब हुआ, तो 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया। एक एक चीज़ जो है, एक एक चीज़ आपको देखना है यहाँ पर। वीडियो को एक को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना है, ताकि जो है आपको जो है सही तरीक़े से समझ में आए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे क्या है, आगे है हम लोग का कि आलेख का परिचय। ठीक है, आलेख का परिचय, आलेख का परिचय। भाषणों की श्रृंखला। बोले प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयन होकर यह आए हुए अंग्रेज अधिकारियों का आगमन के अवसर पर संबोधित भाषण श्रृंखला का एक महत्वकड़ी है। ठीक है, यानी इसमें जो है, इसमें क्या मतलब, जो अंग्रेज आए हुए थे उसके बारे में इसमें क्या बताया गया है। बोले कि मूल रूप से भाषांतरण, यह प्रथम भाषा का अवकलन रूप में संक्षिप्त एवं संबंधित अंश है, जिसका अत्यंत सरल और संबोधित हिंदी भाषांतरण डॉक्टर भवेशकर त्रिवेदी ने किया है। इसका हिंदी में भाषा, ये जो था लैटिन भाषा में था, लेकिन लैटिन भाषा से हिंदी भाषा में किसने थी इसको रूपांतरण किया था, डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी ने इसे क्या किया था। ठीक है, यानी हिंदी भाषा में किसने रूपांतरण किया था जी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने इसे क्या किया था, हिंदी में इसे रूपांतरण किया था। ठीक है, आगे बढ़ा कि मैक्स मुलर ने इस भाषण में भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नामशुंग ब्रिटिश अधिकारियों को यह स्पष्ट किया है कि विश्व सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीख और ग्रहण करती आई है। ठीक है, यानी इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ने के लिए मिलेगा कि हम लोग को जो है, जो ब्रिटिश जो अधिकारी है, यह विश्व के जो सभ्यता है, उस सभ्यता से भारत में बहुत सीख मिलती है और बहुत इससे ग्रहण हमें करने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। इससे नई पीढ़ी का क्या संदेश है, नई पीढ़ी का इससे क्या संदेश है। सौभाग्यवश मैक्स मुलर के अनुसार विदेशी अधिकारियों के लिए इस विलक्षण देश और उसकी भाव्य सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख कर ज्ञान अर्जित करने का यह एक स्वर्णिम और सौभाग्य अवसर है। ठीक है, यानी मैक्स मुलर के अनुसार अगर बताया जाए तो जो विदेशी अधिकारी है, उनके लिए यह है कि जो मतलब ये भारत से जितना चीज़ सीखना पार लगे उतना चीज़ सीख लीजिए। वर्तमान परिसंगता। बोले कि यह ऐतिहासिक भाषण आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना विशेष स्वदेशाभिमानी यानी अपने देश के प्रति गौरव के विलोपन के दौर। इस भाषण हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। ठीक है, हमें जो है, हमें अभी भी वही सिखाता है जो हमें पर हमारे पूर्वजों के लिए। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बोले कि इस पाठ को पढ़ने से हमारी नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति का ज्ञान साधन, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता प्रमाणित और वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। ठीक है, यानी जो आजकल के जो अगर पीढ़ी इस चीज़ को पढ़ेंगे, यानी जो ये चीज़ है, अगर इस चीज़ को पढ़ेंगे तो इन्हें पढ़ने से क्या, उन्हें जो है हमारी क्या संस्कृति थी, हमारी क्या सभ्यता थी, इससे मतलब उन्हें ये इस प्रकार के जो हमारी प्राचीन में जो भी संस्कृति चली थी, जो भी हमारी सभ्यता चली थी, ये सीख जो है यह चैप्टर से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है, इसके पहले यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़े हैं, इस सब इनका परिचय पढ़े हैं मैक्स मुलर का। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी न करते हुए। लेकिन आप जो है, अगर अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हम जो है इतना मेहनत आपके लिए करते हैं और एकदम फ्री में हम सभी कंटेंट देते हैं। ठीक है, और पूरे विषय को 10th क्लास का 2027 एग्जाम के लिए आपको पूरी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर आपको किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले का हम लोग का यहाँ पर टॉपिक है कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि। ठीक है, बोले कि भारत को विश्व का सबसे सुंदर और प्राकृतिक संपदा से पूरी तरह भरपूर देश बताया गया है। यानी भारत जो है, हमारा भारत जो है विश्व का सबसे सुंदर
और प्राकृतिक संपदा यानी प्राकृतिक चीज़ों से भरा हुआ भरपूर देश यह का बताया गया है कि हमारा भारत हर चीज़, हमारे भारत में थी पानी भी पाया जाता है, हमारे भारत में भी थी जंगल भी पाई जाती है, यानी हर एक प्रकार की चीज़ जो है हमारे भारत में पाया जाता है। यानी जो चीज़ हमारे थी यहाँ पर पाया जाता है और कोई देश में नहीं पाया जाता है। हमारी भारत की सभ्यता ऐसी है, हमारी भारत की संपदा ऐसी है। ठीक है। बोले कि यहाँ की प्राकृतिक छटा को देखकर ऐसा आभास होता है मानो धरती व स्वर्ग जैसी सुंदरता साक्षात दिखाई देती है। यानी यहाँ की बोल रहा है कि यहाँ की प्राकृतिक छटा देखकर यानी हमें ऐसा अनुभव होता है, ऐसा आभास होता है मानो कि धरती पर ही क्या उतर गया हो, साक्षात स्वर्ग उतर कर चला आया हो। हमारे भारत देश को इस प्रकार से देखने को मिला। लेकिन आजकल इस भारत देश को इस प्रकार से बना दिया गया है कि मतलब वोट के चलते, राजनीति के चलते इसको मतलब एक विभिन्न देश बना दिया गया है। ठीक है। जो हमारा विश्व गुरु देश थी, यह भारत जो है, भारत हमारा एक विश्व गुरु था, आज जो है आज इस स्थिति में आकर खड़ा हो गया है कि कहना क्या है। ठीक है। तो चलिए उस सब से हमें कोई फायदा नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं हमें जो है हमें मतलब किससे है, पढ़ाई से। ठीक है। अगला है भारत का ज्ञान और दर्शन। ठीक है। बोले कि भारत ने हमेशा से मानव जीवन को सबसे बड़ी और जटिल समस्याओं का गहरा समाधान खोजने का प्रयास किया है। ठीक है। यानी भारत हमेशा मानव जीवन की सबसे बड़ी और जटिल समस्याओं का गहरा साधन खोजने का प्रयास किया है। यानी जितना जटिल से जटिल, कठिन से कठिन चीज क्यों नहीं हो, यानी यह जो खोजने का जो तरीका है, कौन खोजता है, भारत। ठीक है। आगे इसमें है कि विश्व प्रसिद्ध दार्शनिकों जैसे प्लेटो और कांट की तरह ही भारतीय विचार और दर्शन को भी अत्यंत महान और मार्गदर्शन माना जाता है। ठीक है। यानी भारत को किसके जैसा मार्गदर्शन माना जाता है, तो प्लाटो और कांटो के जैसे इसे का एक मार्गदर्शन इसे माना जाता है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग का इसी में का है कि भारतीय साहित्य और मानवता। ठीक है। बोले कि भारतीय साहित्य मानवता जीवन को अधिक व्यापक, संवेदनशील, मानवीय और श्रेष्ठ बनाने की सच्ची शिक्षा देता है। यानी हमारा भारत देश जो है, हमारा भारत देश लोगों को संवेदनशील बनाता है, मानवीय को श्रेष्ठ बनाता है, सच्ची शिक्षा यहाँ पर देता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसे है कि यह साहित्य केवल इस वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि अगले जन्म और शाश्वत अमर जीवन के कल्याण के बारे में भी सोचता है। यानी हमारा भारत देश ऐसा है कि मतलब एक केवल यही नहीं, हमारे आने वाले भविष्य जो है, हमारे आने वाले अगले जन्म तक भी का यह हमारे कल्याण के बारे में यह भारत देश सोचता है। ठीक है। आगे है कि सच्चा भारत गांव में। ठीक है। यानी जो सच्ची जो भारत बसता है वह कहाँ बसता है, तो गांव में बसता है। अक्सर विदेशी यात्रियों और लोगों को भारत के केवल बड़े और आधुनिक शहर ही याद रहते हैं, परंतु लेखक के अनुसार अगर वास्तविक और सच्चे भारत को दर्शन करने हैं तो केवल यहाँ के गांव में ही बसता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है कि लेखक के अनुसार अगर वास्तव में अगर भारत को दर्शन करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, गांव में ही। सच्चा भारत जो है, सच्चा भारत कहाँ बसता है, गांव में बसता है। ठीक है। सच्चा भारत जो है, सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो गांव में बसता है। ठीक है। लेखक के अनुसार सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो गांव में बसता है। ठीक है। अगला है कि भारत की समस्या और उनका महत्व। और कि भारत में प्राचीन समय से ही अनेक प्रकार की सामाजिक, दार्शनिक, व्यवहारिक समस्या रही है। यानी इसमें अनेक समस्या रही है, लेकिन हमारी भारत में प्राचीन से यानी बहुत साल पहले से ही कौन कौन सी समस्या रही है जी, देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी समस्या रही है। सामाजिक, दार्शनिक, व्यवहारिक समस्या हमारे भारत में रही है। बोले कि इन समस्याओं के समाधान इतने गहरे हैं कि केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कल्याण और उपयोग के लिए सहायक
हो सकते हैं। यानी मतलब हमारे जैसे हमारे जीवन में कष्ट है, ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में कष्ट नहीं, कष्ट है, लेकिन जो इसके इसके समस्या का समाधान जो है इतना गहरा है, इतना गहरा है कि वो केवल भारत देश को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के कल्याण के लिए का सहायक हो सकता है। यानी एक भारत देश के लिए वो सहायक नहीं होगा, विश्व के कोई भी देश हो, वो प्रत्येक देश के लिए वो क्या हो सकता है, सहायक हो सकता है। ठीक है, आगे है कि भारत में ज्ञान विज्ञान के अवसर, बोल रहे कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे इतिहास, संस्कृत, भाषा में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए भारत में पर्याप्त अवसर मौजूद है। अगर अगर कोई भी व्यक्ति सोचता है कि इतिहास, संस्कृति, भाषा में अगर कोई भी व्यक्ति रुचि रखता है, तो वो भारत जाकर इस अवसर को का पर्याप्त अवसर मौजूद है, यानी यहाँ पर जाकर वह का अच्छी तरीका से सीख सकता है। ठीक है, यहाँ गहन अध्ययन और नए रिसर्च के लिए अनोखी और आदर्श परिस्थितियाँ मिलती है, जो दुनिया में कहीं और दुर्लभ नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी परिस्थिति यानी यहाँ पर मिलेगी सीखने के लिए कि जो कि दुनिया में आपको कहीं भी आपको देखने के लिए कहीं या कहीं भी सीखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भू विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के लिए भारत, बोले कि भू विज्ञान, ठीक है, बोले कि उत्तर में विशाल हिमालय से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक का विस्तार भू विज्ञान के गहन अध्ययन के लिए अत्यंत महत्व है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं भू विज्ञान के यानी भूमि विज्ञान के बारे में, तो ये जो है विशाल यानी एक विशाल मात्रा में फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? उत्तर में विशाल हिमालय से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक का है। भूभाग विज्ञान के गहन से अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वनस्पति विज्ञान के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं, तो भारत के अनगिनत और दुर्लभ प्रकार की जड़ी बूटियां एवं वनस्पतियों से भरा हुआ है, जो दुनिया भर में वनस्पति विज्ञानों की अपनी ओर से आकर्षित करता है। यानी यहाँ पर जो है हमारे भारत में प्रत्येक प्रकार की चीज़ मिलती है। अगर आप भूमि विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं तो भारत आ सकते हैं, अगर आप वनस्पति विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। और ये वनस्पति विज्ञान वैज्ञानिकों के लिए अपनी वनस्पति के जो वैज्ञानिक होते हैं, वनस्पति के वैज्ञानिकों क्या करते हैं, ये अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, यानी भारत एक ऐसा देश है। ठीक है, तो यहाँ तक हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके आगे हम कल समझेंगे। ठीक है, और इसके आगे हम अगले पार्ट में हम बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और एक एक टॉपिक जो हम इसी प्रकार से आपको समझाएंगे, बताएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप जो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में क्या कर सकते हैं, कमेंट में केवल और केवल क्या लिखना है आपको, कमेंट में क्या लिखना है, केवल आपको पीडीएफ लिख देना है। ठीक है, कमेंट में आप पीडीएफ लिख दीजिएगा, हम जो है आपको पूरा वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके आगे हम कल जानेंगे। ठीक है।